इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही कम है। क्वेश्चन का लेवल कम लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि वीडियो सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बनाई जा रही है। कुछ स्टूडेंट्स नई शुरुआत कर रहे होंगे और कुछ स्टूडेंट्स पहले से कवर कर चुके हैं। जो पहले से कवर कर चुके हैं वो फिर से रिवीजन कर लें, और जो स्टूडेंट नए आए हैं वो नई शुरुआत करें, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि व्यवस्था में अब जो परिवर्तन आया है उससे पहले क्या व्यवस्था थी। इस तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो ये प्राथमिकता दी गई थी कृषि क्षेत्र को, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद हमें स्वयं का उत्पादन बढ़ाना था। ठीक है, देश में गरीबी थी, भूखमरी थी, उत्पादन के लिए बड़ी बड़ी हमारे पास फैक्ट्रियां नहीं थी, तो हमारे देश के सामने उस समय बहुत सारी परेशानियां थी। और हमारी 70% आबादी कहाँ बसती थी? गाँव में बसती थी। तो जब तक हमारी कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो जाती, तब तक इतनी बड़ी जनसंख्या के जो रहन सहन की स्थिति उसमें सुधार नहीं लाया जा सकता था। हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो पहली प्राथमिकता किस क्षेत्र पर दी गई? कृषि पर दी गई। ठीक है, आज भी आप लोग देखते होंगे, अगर किसान की स्थिति बेकार होती है, अगर उत्पादन बिगड़ता है मानसून की वजह से, तो सभी क्षेत्रों पर उसका प्रभाव हमारे देश में पड़ता है। ठीक है, तो मानसून अच्छा आए, कृषि उत्पादकता अच्छी होगी, उससे फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा, उससे ही हमारी ग्रोथ रेट या जीडीपी बढ़ती है। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना ने किस क्षेत्र पर फोकस किया था? कृषि क्षेत्र पर। आगे बढ़ते हैं। किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? इस्पात का मतलब होता है स्टील प्लांट। ठीक है, स्टील कारखाने की स्थापना दूसरी योजना में हुई थी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों ही प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपका जो है दुर्गापुर ये बनाया गया था 1956 में यूके की सहायता से, ब्रिटेन की सहायता से। ठीक है, याद रखिएगा, अलग अलग मैच करने के लिए आता है। राउरकेला बना था जर्मनी की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से। और भिलाई संयंत्र स्थापित हुआ था 1955 में यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब था सोवियत संघ, जिसे अभी हम रूस बोलते हैं, इसका पुराना नाम था यूएसएसआर। ठीक है, 1991 में इसका विखंडन हो गया और उसके बाद ये बन गया है रूस। उससे पहले क्या था? यूएसएसआर। तो आपको तीनों याद रखना है। दुर्गापुर बना ब्रिटेन के सहयोग से, जर्मनी राउरकेला बना जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई बना है यूएसएसआर या आपके रूस के सहयोग से। ठीक है, तीनों चीजें याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे काल किस अवधि को माना जाता है? ठीक है, देखिए भाई, पहले इसका मतलब समझिए। योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे क्या था? ये ऐसी व्यवस्था थी, इससे पहले हमने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो 1951 से ही हमने 51 से ही हमने पंचवर्षीय योजना अपनाई थी। ये पंचवर्षीय योजना हमने किस देश से ग्रहण की है? 5 ईयर्स प्लान रूस से ग्रहण किया है। ठीक है, जो प्रारंभिक आप पंचवर्षीय योजनाएं देखेंगे उसमें हमारी पंचवर्षीय योजना पर रूस का प्रभाव आपको ज़्यादा दिखाई देगा। ठीक है, तो क्या होता है, 1966 से लेकर 1969 तक ये पंचवर्षीय ये योजना अवकाश चलता है। ठीक है, ये कब से चलता है? 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 तक। ठीक है, ये चलता है हॉलीडे। 2 साल लगातार सूखा पड़ने की वजह से, भारत और चीन 1962 युद्ध की वजह से,
और 1965 के भारत पाक युद्ध की वजह से पंचवर्षीय योजनाएं निरंतर नहीं चल पाई। तो क्या लग गया था, योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे ही बनाना पड़ा। ओके, समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान या चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया गया। देखिए क्या होता था, मैंने आपको अभी बताया 1951 से ही हमारे यहाँ पर क्या बनने लगी थी, पंचवर्षीय योजनाएं। मतलब हम 5 साल का लक्ष्य निर्धारित करते थे और 5 सालों तक, जब तक 5 साल के लिए लोकसभा चुनाव होते, 5 साल के लिए पीएम आते थे, ठीक है, तो वो लक्ष्य निर्धारित करते थे और 5 साल में उन लक्ष्यों को प्राप्त करना होता था। तो ये 5 ईयर प्लान बनते थे, ठीक है। लेकिन 1978 में 1978 में मोरारजी देसाई सरकार जो आती है वो पंचवर्षीय योजना को बीच में ही खत्म कर देती है, ठीक है, 1 वर्ष पहले ही। तो उससे क्या होता है, 1 वर्ष की योजनाएं बनना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, रोलिंग प्लान या चक्रीय योजना। देखिए मोरारजी देसाई जो थे जनता सरकार से थे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो पार्टी वाली विचारधारा होती है वो देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है, ठीक है। तो ये आए, तो अभी आपने देखा होगा जब से 2014 से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी 5 ईयर प्लान को क्या कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या करा है, 15 ईयर का प्लान बनाया है और 3 ईयर्स में उसकी समीक्षा होगी, है ना। ये भी योजनाएं लाते जाते हैं और हर 3 साल में उसकी समीक्षा की जाएगी। इन्होंने भी 5 पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपना क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में रोलिंग प्लान या चक्रीय प्लान की अवधारणा को अपनाया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चलिए इसका आप समय याद रखिएगा, इसका समय था 1974 से 79 तक होना था ये, है ना। 74 से, क्योंकि 5 वर्षीय थी, 79 होना था, लेकिन इसे कब खत्म कर दिया गया था, 78 में, 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भरता की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। आत्मनिर्भरता, ठीक है। देखिए भाई, आत्मनिर्भरता आज भी हम लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा कोरोना काल में अभी भी आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है। ये आत्मनिर्भरता तब भी थी। क्या हुआ था, हम लोग भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध और दो साल का लगातार सूखा पड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए थे, ठीक है। हमने अमेरिका से क्या मांगा, अपना गेहूं मांगा, तो उन्होंने हमें लाल ज्वार भेज दिया था, है ना, आयात करवाया था। तो इस वजह से इंदिरा गांधी को ये बात बहुत अपमानजनक लगी और उन्होंने भारत के लिए हरित क्रांति योजना प्रारंभ की थी, ठीक है, 1969 से। तो ये आपको ध्यान रखना है, छठी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए 5वीं थी, अधूरी छूट गई थी, फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट आई, फिर से कौन सी बनी, फिर से पंचवर्षीय प्लान अपनाना शुरू हुआ। तो ये कौन सी बनी थी, छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है क्या क्या चेंजेस किए गए थे छठी पंचवर्षीय योजना में। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है, राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइज्ड कर दिया गया था, ठीक है। हरित क्रांति, ये बहुत पूछा जाता है, इसका ध्यान रखिएगा और ईयर याद रखिएगा, 1966 से 67 हरित क्रांति आई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी के समय ही, इसी छठी पंचवर्षीय योजना के समय 1971 में बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस योजना को क्या करा था, मुख्य उद्देश्य बनाया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में कि भाई हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है उत्पादन में और सभी चीज़ों में। आज भी यही चीज़ है कि हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है हर एक फील्ड में, ठीक है। वैसे तो आज के ग्लोबलाइजेशन वाले एरा में कोई भी देश पूरी तरीके से सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकता, लेकिन जब किसी देश का, जैसे आज की अगर हम बात करें तो हम चाइना से लगभग $50 बिलियन का व्यापार करते हैं प्रतिवर्ष, ठीक है। तो ये 50 बिलियन में से अगर हम कुछ नहीं तो 20 बिलियन का उत्पादन अगर अपने देश में ही करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे देश की ही उन्नति होगी। और जो छोटे स्तर के व्यापारी हैं, हम उन्हीं से सामान खरीदेंगे या उन्हीं को प्रोत्साहित करे सरकार छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करके, तो इससे क्या होगा, भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। ओके,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्यक्ष कर क्या नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। पहले समझ लीजिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है। भाई जो कर आप स्वयं देते हो, जो स्वयं आप पर व्यक्तिगत रूप से भारित होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स नहीं है। ठीक है, बाकी जैसे कॉरपोरेशन क्या हो गया, आप लोगों ने सुना होगा, ये कंपनी वगैरह जो होती हैं ये कॉरपोरेशन होते हैं, तो ये प्रत्यक्ष कर नहीं होता, ये एक कंपनी पर भारित होता है, कॉरपोरेशन पर टैक्स लगता है ना। जबकि संपत्ति कर एक व्यक्ति विशेष के पास जो संपत्ति उस पर टैक्स देना होता है, आयकर व्यक्ति विशेष की इनकम पर देना पड़ेगा, और उपहार कर जो उपहार और गिफ्ट वगैरह महंगे मिलते हैं, है ना, जो लिमिटेशन से ज़्यादा होते हैं उन पर लगता है। तो ये क्या होता है, प्रत्यक्ष कर, जबकि निगम कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, आपको बताना है कौन सा कर सरकार द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें है सीमा शुल्क। कौन सी सरकार लगाने की बात हो रही है, केंद्र सरकार की। कौन सा कर लगाती है, सीमा शुल्क कर लगाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिक्री कर कौन लगाता है, बिक्री कर कौन लगाता है भाई, राज्य सरकार। ठीक है, जो वस्तु के बिक्री पर लगता है। ठीक है, कौन लगाती है, राज्य सरकार। इजी है ये सभी। भू राजस्व कर किसके द्वारा लगाया जाता है, भू राजस्व कर कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाती है। ध्यान रखिएगा, ग्राम पंचायत मत लगा के आइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन आते हैं तो ग्राम पंचायत लगा देते हैं। कौन लगाता है, राज्य सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी व्यवस्था कब से लागू हुई है, कब से लागू हुई है भाई जीएसटी, 1 जुलाई 2017 से। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं, 1 जुलाई को। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। हाँ, इसमें जीएसटी में कितनी दर है भाई, 3 दरें हैं ना, 5%, 12% और 18%। जीएसटी काउंसिल हर समय समय पर क्या करती रहती है, समीक्षा करती रहती है, और बहुत सारी वस्तुओं को, लगभग 1200 से 1300 वस्तुएं जीएसटी काउंसिल द्वारा जीएसटी व्यवस्था से बाहर कर दी गई, उन पे 0% टैक्स लगता है। बाकी जो दूसरी वस्तु उन पे ये 3 दरों में लगाया जाता है, वस्तु और सेवाओं पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन पे। इसमें आपको सिर्फ सीधे क्वेश्चन का आंसर ही देना है और इनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये इजी वे होता है याद करने का, ताकि आपको ऑप्शन देख के कन्फ्यूज ना हो। चलिए देखिए, वेट किस प्रकार का कर है, कैसा कर है वेट, अप्रत्यक्ष कर है। देखिए भाई, इसको समझ लीजिए, वेट को, इसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स, पहले क्या होता है, कुछ वस्तुओं पर जब वस्तु का निर्माण होता है तो जो फैक्ट्री निर्माण कर रही है वहाँ कर लगता है। ठीक है, बड़े जो विक्रेताओं के पास जा रही है वहाँ लगता है, और अंतिम रूप से जिस उपभोक्ता के पास जा रही है वहाँ भी लगता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या लगता है, वैल्यू एडिड टैक्स लगता है। मतलब उसके उत्पादन से लेके अंतिम अवस्था, मतलब बिक्री तक की अवस्था पर वैल्यू एडिड टैक्स लगता है। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। ये जिससे लेना है, मतलब उपभोक्ता से, ठीक है, तो उसके थ्रू नहीं लिया जाता, मतलब उस पर आरोपित कर दिया जाता है। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो तो ये नहीं बोलते हैं आपके कि घड़ी सर्प की जो थैली है उस पर 2 रुपये टैक्स दीजिए। ठीक है, टैक्स उसमें ऑलरेडी ऐड होता है। जब आप कोई सामान खरीदते होंगे तो आप उस पर देखा कीजिए, उस पर लिखी रहती है इंक्लूडेड ऑल टैक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन बहुत आता है स्टैटिक्स जीके में, केसी नियोगी। ठीक है, वर्तमान में भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखना है आपको, एनके सिंह है। ये 2020 से 2025 तक के लिए गठित हुआ है ना। इनकी जो भी कोई सिफारिशें होंगी, जो भी कोई अनुशंसाएं होंगी, वो कब से लागू होंगी, 2020 से लेकर 2025 तक। अभी इनका टाइम बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 19। ठीक है, इंदिरा गांधी ने कितनी बैंकों को किया था राष्ट्रीयकृत, 14। ठीक है, और अभी कितनी है टोटल, वर्तमान में 19 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं। करेंसी नोट प्रेस कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, नासिक में। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर है, देवास में। ठीक है, देवास, मैसूर,
और सालबोनी, ये 4 हैं आपकी। तो करेंसी नोट प्रेस यहाँ नासिक में है, और ये तीनों जगह क्या है, बैंक नोट प्रेस है। ठीक है, तो चारों जगह याद रखना। सालबोनी कहाँ पर है आपका, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? आप सुनते होंगे नर्मदा ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये ग्रामीण बैंक जो है ये कब से प्रारंभ हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 से। ठीक है, इसमें बैंक की हिस्सेदारी, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी होती है। इन तीनों ही इंस्टीट्यूशन की हिस्सेदारी से ग्रामीण बैंक का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, भारत सरकार जब योजनाएं बनाती है तो बहुत सारी योजनाओं में फाइनेंशियल के रूप में सिडबी को भी धन प्रोवाइड करती है। ठीक है, यूपीएससी वगैरह में आप देखिएगा 2013-14 के जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना जो होती है, इनमें सिडबी को भी हिस्सेदार बनाया जाता है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़े तो पूरा पढ़ा कीजिए उसे, है ना, क्योंकि यूपीएससी में जब आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो वहाँ पर आपको जीके टाइप में नहीं पूछते हैं एक लाइन में कि भाई इनमें से ऑप्शन बताओ। वो वहाँ पर आपसे अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो वो चारों ऑप्शनों में पूरे दे देते हैं और फिर पूछते हैं कि इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन रखा कीजिए। कहाँ पर है सिडबी का मुख्यालय? लखनऊ में। नरसिंह समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? नरसिंह समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से है ना। समय समय पर बहुत सारी समितियों का निर्माण किया जाता है जो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार करने के लिए गठित की जाती हैं समय समय पर। अगला है बुल एंड बेयर, यहाँ पर बुल था। बुल एंड बेयर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? शेयर बाजार से है भैया। ठीक है, अगला देखिए। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय रुपये का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? यह अवमूल्यन 3 बार हुआ है। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है भाई? जब कोई देश अपनी मुद्रा के कंपैरिजन में दूसरे देश की मुद्रा के कंपैरिजन में अपनी मुद्रा का मूल्य क्या कर दे? घटा दे। देखिए क्यों घटाते हैं जे, देखिए आपका जैसे चीन है, चीन अवमूल्यन ज़्यादा करता है अपनी मुद्रा का। जैसे चीन का 20 रुपये है और अमेरिका का 30 रुपये में मिल रही है। ठीक है, 1 किलो एप्पल अमेरिका में 30 रुपये के मिल रहे हैं, चाइना में 20 रुपये के मिल रहे हैं। ठीक है, जब चाइना अपने एप्पल क्या करेगा? अमेरिका भेजेगा। ठीक है, तो वो अपनी मुद्रा का और ज़्यादा अवमूल्यन कर देगा। क्या कर देगा? वो बोलेगा 18 रुपये में मिल रहा है। तो इससे क्या होगा कि चाइना के एप्पल सब खरीदेंगे लेकिन अमेरिका के एप्पल महंगाई की वजह से नहीं खरीदेंगे। ये मेंटलिटी हर देश में पाई जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? अपनी मुद्रा को दूसरी मुद्रा के सापेक्ष रखकर उसका मूल्य कम कर देना। तो भारत ने 3 बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। ये कब किया है? 1949 में, याद रखिएगा आप लोग, 1966 में, 66 में और 1991 में। ओके फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।